हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कोर्स स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 7 है। शुरुआती 6 लेक्चर्स में हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसको हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। और उस पर हम लोग बहुत सारे उसमें के टॉपिक्स जो है, जो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स को देखने के बाद ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। आज हम लोग उससे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स दी गई M, अब पूछा गया कि इसका रैंक क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 3/4 है। तो 3/4 ऑर्डर होने का मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि मैट्रिसेस हमारे पास दो तरीके की होंगी, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज़ 3/3 का है तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट मेथड से उसका रैंक निकालते हैं। साथ ही साथ अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका रैंक निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं एकलन फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, ये R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग ऑपरेशन कौन कौन सा लगा सकते हैं एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। Ri इज रिप्लेस्ड विथ RJ, है ना। किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये तीन तरीके का ऑपरेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जो हमारी यम मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहला जो हमारा रो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 1 0 1। ठीक है। दूसरा हमारा जो रो है वो कितना है, 6 3 4 7, और तीसरा रो हमारा हो जाएगा 4 2 1 3। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है 2 है, और उसके नीचे सब 2 के मल्टीपल हैं, 6 है 4 है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके उसके नीचे 0 बना सकते हैं। हमें उसके नीचे 2 के नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो कौन कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। तो जो हमारी M मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 1 0 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 - 4 0 होगा, फिर 2 - 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना रहेगा, 1, और यहाँ पे 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या ऑपरेशन लगा दें, अगर हम लोग ऑपरेशन लगा दें कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/4 R2, तो हमारी जो M मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा M मैट्रिक्स, 2 1 0 1। दूसरे रो में 4 से डिवाइड कर दिया तो 0 0 1 1। तीसरे रो को एज इट इज रहने देते हैं, 0 0 1 1। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे R2 और R3 सेम हो गया। तो अब हम लोग एक ऑपरेशन लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हमें पाइवोट एलिमेंट मिल चुका है, दूसरा पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिल चुका है। अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड विथ R3 माइनस R2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, M इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 2 1 0 1, फिर 0 0 1 1, फिर कितना हो जाएगा, 0 0 0 0। ये हो जाएगा। अब ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। ये एक पाइवोट एलिमेंट मिला, यहाँ पर दूसरा पाइवोट एलिमेंट मिला, तीसरा का तीसरा पूरा रो, उसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा, 2 पाइवोट एलिमेंट मिले, इसका जो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर एनी n क्रॉस n मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है।
पहला करा कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो उसके बारे में देखिए हमने आपको स्टेटमेंट क्या लिखवाया था, कौन कौन से हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। हमने बताया था कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है। ठीक है, ये हम लोग बात किए थे। तो ये पहले में कहना है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये सही ऑप्शन है। तीसरे में रैंक ऑफ ए प्लस बी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ये गलत स्टेटमेंट है। और चौथे में रैंक ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी किया था। कहा जा रहा है इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका रैंक और उसकी नलिटी, इसका जो सम होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। इसमें कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो रैंक और नलिटी का सम 3 के बराबर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि नलिटी इसकी कितनी 1 है, इन्होंने कहा इसकी नलिटी कितनी 1 है, तो यहाँ से मुझे किसके बारे में जानकारी हो जाएगी, रैंक के बारे में जानकारी हो जाएगी। हमारे पास रैंक कितना आ जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स है 3/3 की, और अगर इसका रैंक 2 है तो इसका देखिए इस दोनों चीज़ों कैसे जोड़ा जाता है। इसका ऑर्डर है 3/3 का और इसका रैंक इससे एक कम है ना, रैंक कितना 2 है। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों को मिला के इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स फुल रैंक की नहीं है, फुल रैंक का मतलब अगर ऑर्डर 3 है और अगर इसका रैंक भी 3 होता तब तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता। लेकिन अगर अगर आपका रैंक जो है ऑर्डर से कम हो गया, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग 0 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के 1 2 1 -1 -2 1 1 4 ये आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते कि -4 + 2 मतलब -2। ठीक है, फिर -1 इंटू कितना हो जाएगा 6 + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -2 के, और यहाँ पे -6 + 4 मतलब -2, राइट में जाएगा +2। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इस मैट्रिक्स का आपको क्या बताना, रैंक बताना कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है। अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे 0 बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - R1, फिर R3 में तो कुछ करना नहीं, R3 0 है। फिर R4 पे लगाते हैं, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 - R1। तो अगर ये ऑपरेशन लगाएं, मान लीजिए इस मैट्रिक्स में ए बोल देता हूँ, ए मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, ए मैट्रिक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 1 1। इसमें तो कुछ नहीं करना है, R2 पे ऑपरेशन लगाना है, R2 - R1 तो 1 - 1 0, 4 - 2 2, 0 - 3 मतलब -3, 1 - 1 0, 2 - 1 1 हो जाएगा। R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, तो कितना हो जाएगा 0 2 -3 0 एंड 1। और R4 - R1 करना है तो 1 - 1 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट मुझे मिल चुका है, ये दूसरा पाइवोट एलिमेंट यहाँ मुझे मिला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, अच्छा अगर आपने इक्विवेलेंट फॉर्म अगर आपको नहीं मालूम है तो इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिएगा, जहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हम लोगों ने सीखा था, वहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या, उसके बारे में चर्चा किया था। तो अगर ये पाइवोट एलिमेंट क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पाइवोट एलिमेंट 2 मिल गया, उसके नीचे मुझे 0 बनाना है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R2 और R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 + R2, ये 2 ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारा जो A है वो किस में इक्विवेलेंट हो जाएगा, A विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 1 1 0 2 -3 0 1, फिर 0 2 - 2 0 -3 + 3 0 0 1 - 1 0, और R4 - R1 करना था, नहीं R4 + R2 करना था ना। तो कितना हो जाएगा 0 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा R4 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -3 मतलब -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ -1 + 1 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक बात है, तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिला था, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिला था, और
ये तो पूरा का पूरा एलिमेंट थर्ड रो पूरा का पूरा 0 हो गया, उसको नीचे लाना पड़ेगा, और जो R4 है उसको R3 पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये किसके क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 1 1, है ना। इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर किसी रो में पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है तो उसको हम लोग सबसे नीचे रखते हैं, सबसे बॉटम में रखते हैं। तो पहला रो तो ठीक है, दूसरा रो ठीक है, 0 2 -3 0 1, ये भी ठीक है। R3 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ना, ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 इज इंटरचेंज विथ R4। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, 0 0 -6 -1 और 0 आ जाएगा, और लास्ट रो में 0 0 0 0 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे पहला पाइवोट एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा पाइवोट एलिमेंट, यहाँ तीसरा पाइवोट एलिमेंट, और चौथा रो पूरा का पूरा 0 है। इसका मतलब 3 पाइवोट एलिमेंट मिले, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इस मैट्रिक्स का रैंक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला जो एलिमेंट है, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 है, उसके नीचे मुझे 0 बनाना है। कौन कौन सा ऑपरेशन से लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड विथ R2 प्लस 2R1, R2 प्लस 2R1, एक तो ये ऑपरेशन लगाएंगे। फिर R3 इज रिप्लेस्ड विथ R3 माइनस R1, और R4 तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं, R4 का पहला एलिमेंट तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। A विल बी इक्विवेलेंट टू, पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 -1, फिर R2 प्लस 2R1 करेंगे तो 0, फिर 2 से ऐड R2 प्लस 2R1 मतलब 4 -1 कितना हो जाएगा 3, और R2 प्लस 2R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 -3 मतलब 3, -2 हो गया, और यहाँ पे -1 तो कितना हो जाएगा, R2 प्लस 2R1 करेंगे तो -2 -1 मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। तो और अगला एलिमेंट हमको क्या मिलेगा, R3 में हमको क्या मिलने वाला है, R3 में हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, फिर 0 -2 कितना मिल जाएगा -2, फिर 1 -3 मतलब -2, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। और R4 कितना हो जाएगा 0 1 1 -1, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1 के नीचे पूरा का पूरा 0 बन गया। अगला पाइवोट एलिमेंट 3 है, ठीक है। या हम लोग आप एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं कि R4 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। R4 इज इंटरचेंज्ड विथ R2, R4 और R2 को आपस में इंटरचेंज क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, R4 में 1 दिख रहा है, 1 से किसी भी एलिमेंट को 0 बनाना थोड़ा आसान होता है। तो R4 R2 को इंटरचेंज कर दें तो क्या मिलेगा 1 2 3 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1, R4 को लिख देते हैं 0 1 1 -1, फिर R3 को एज इट इज रहेगा 0 -2 और -2 + 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 3 3 और -3। अब ऑपरेशन क्या लगाना है, ये पहला पाइवोट एलिमेंट 1, यहाँ पे 1, अब इसके नीचे 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा 0, हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 इज रिप्लेस्ड विथ R3 + 2R2, एक तो ये लगा देते हैं। फिर R4 इज रिप्लेस्ड विथ R4 - 3R2, ठीक है, ये लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 -1 0 1 1 -1, फिर R3 + 2R2 करेंगे, R3 + 2R2 करना है तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और R3 + 2R2 करेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 2 से कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और R4 माइनस कितना लिखा है 3R2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और वो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तब तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म में। देखिए पहला पाइवोट एलिमेंट, दूसरा पाइवोट एलिमेंट, बाकी R3 और R4 के सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द रैंक ऑफ ए 6x6 मैट्रिक्स ए इज़ 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना 6x6 है, ठीक है, और उसका रैंक कितना है, रैंक इस मैट्रिक्स का कितना है 5 है। तो देखिए अगर रैंक हमारे ऑर्डर से अगर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा था कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n है। अगर मान लीजिए ए का रैंक कितना है n है, तो एडजॉइंट का रैंक कितना होता है, एडजॉइंट का रैंक भी n होता है।
फिर दूसरा नोट मैंने लिखवाया था कि अगर ए का रैंक है n-1 तो एडजॉइंट का रैंक कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये प्रीवियस लेक्चर मैंने करवाया था, अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। और मैंने कहा था कि अगर ए का रैंक n-2 या उससे कम हो जाए, n-2 या उससे कम हो जाए तो एडजॉइंट का रैंक उस समय कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो इसका ऑर्डर कितना है 6 है, 6 ऑर्डर का है। ठीक है, और इसका रैंक कितना 5 है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा अब बताइए, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसका रैंक 5 है, एक कम है, मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। तो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 5 है और उसका ऑर्डर कितना 6 है। यहाँ से कंक्लूजन ये निकालेंगे कि एडजॉइंट का जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक बात है। अब चलिए दोबारा फिर से इस फार्मूले को देखिए, फिर से मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 6 है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम मैं करता हूँ, फिलहाल जो ये एडजॉइंट आया है ना, इसको मैं बी मैट्रिक्स बोल देता हूँ। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बी मैट्रिक्स का जो रैंक आ गया है वो कितना आ गया 1 आ गया। बी मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को मैं बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे निकालना है रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। ठीक है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, मुझे निकालना रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए बी का रैंक कितना है, बी का रैंक 1 और ऑर्डर कितना था 6 था, है ना। ऑर्डर जैसे n क्रॉस n कहते हैं और ऑर्डर तो n क्रॉस n हो गया, लेकिन बी का रैंक हम लोगों ने निकाला कितना 1 निकाला है। तो ये तो कौन सा फार्मूला लगेगा, थर्ड वाला फार्मूला लगेगा कि रैंक ऑफ ए अगर लेस देन आर इक्वल टू n-2, n तो 6 है ना, 6 - 2 कितना होगा 4, 4 से तो कम ही है ना। बी का रैंक हमारे पास कितना 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजॉइंट ऑफ बी का जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि देखिए मुझे रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी बोला है और बी रैंक ऑफ बी कितना 1 है और शुरुआती जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना 6 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 6 है और जो ऑर्डर कितना 6 है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना 1 है। इसको अगर मैं n बोलूँ तो ये 1 का मतलब कितना हो गया n इज इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब ये n-5 है ना। और मैंने कहा था कि अगर रैंक n-2 या उससे कम हो तो उसका एडजॉइंट का रैंक कितना आता है 0 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑर्डरिंग ऑफ 3 ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैचिंग विद द सीक्वेंस डिटरमिनेंट ट्रेस एंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। मतलब ये कहने का मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, फिर ट्रेस निकालना है, फिर रैंक निकालना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के अलावा इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो 2 इंटू क्या मिलेगा -2। ठीक है, फिर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर -2 इंटू क्या मिलेगा, -2 इंटू 1 -3 मतलब -2 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए 0 आ गया। तो 0 किस में है, सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बात करनी है ट्रेस की। डिटरमिनेंट के बाद किसका बात किया गया था, ट्रेस। तो चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल देते हैं। तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो 2 में 1 जोड़ना है फिर -2, तो 2 - 2 कितना होगा 0। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो डिटरमिनेंट 2 दिया है और डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना दिया 1 दिया है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसका जो रैंक आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट देखिए 0 आ गया तो रैंक 3 तो होगा नहीं, 3 से कम होगा। 2 ऑर्डर का एक माइनर खोज लेंगे आप, एक माइनर देखिए आपको मिल जाएगा 1 3 1 1। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाए 1 - 3 मतलब -2। 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट 0, ट्रेस 1। ठीक है, और ये ट्रेस था, डिटरमिनेंट नहीं था, यहाँ पे ट्रेस लिख लीजिए। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया और रैंक कितना आ गया 2 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू एन। अभी मैंने देखिए रिवाइज करवाया था आपको कि अगर ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/n है और अगर ए का जो रैंक है वो कितना n है,
तो एडजॉइंट का भी रैंक कितना होगा, n आएगा। ये फार्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इसको डिटेल में मैंने बताया था, प्रूव भी करवाया था, और आज हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी किया कि अगर ए का रैंक n है तो एडजॉइंट का रैंक भी कितना आएगा, n आएगा। इसका मतलब यस वन स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n-2। देखिए रैंक ऑफ ए हम लोगों ने प्रीवियस अभी लिखा था, अगर रैंक ऑफ ए n-2 या उससे कम हो तो एडजॉइंट का रैंक 0 आता है। एडजॉइंट का रैंक कितना आता है, 0 आता है। तो ये कहना है कि देन द रैंक ऑफ द एडजॉइंट ऑफ इज ऑल्सो इक्वल टू n-2। इसका मतलब S2 ऑप्शन जो है वो क्या, इनकरेक्ट है। तो S1 इज ट्रू, S2 बट नॉट S2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट ए एंड बी आर टू n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n और रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n-1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए अगर रैंक ऑफ बी n-1 है और दोनों का ऑर्डर ए और बी दोनों का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। ए का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, बी का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, और बी का रैंक कर रहे हैं n-1 है। n-1 होने का मतलब ये हो गया, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना n क्रॉस n है, ठीक है, तो और रैंक ऑफ मान लीजिए मुझे निकालना है बी ए, ठीक है, और ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारी। अगर ए मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ बी ए भी कितना आ जाता है, n आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए रैंक ऑफ ए बी मुझे निकालना है और मुझे पता है कि हमारा जो बी का रैंक या ए का रैंक है वो कितना है, n है, और बी हमारी कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी किसके बराबर आ जाएगा, रैंक ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी हमारा क्या होगा और रैंक ऑफ बी ए क्या होगा, इसके बारे में आपको कमेंट करना है यहाँ पे। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू n-1, लेकिन यहाँ पे हमको देखिए जो बी हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। बी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कुछ हम इसके बारे में, अगर ये सिंगुलर ना होती तो रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाता, रैंक ऑफ ए के बराबर आ जाता। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितना था, n है, तो n के बराबर आ जाता। ठीक है, लेकिन जो बी मैट्रिक्स हमारी है वो कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिलहाल इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। और ये चूंकि सिंगल करेक्ट अगर है तो ये बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो ही चुका है, तो बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ए ऑप्शन को जरा एक बार देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को क्या लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूंकि ए हमारा ए का ऑर्डर कितना n/n है और रैंक भी n है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, उसका होल क्यूब करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, बट ये करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है ए एंड बी आर द 4x4 मैट्रिसेस, डिनोट रैंक ऑफ ए ऑफ द मैट्रिक्स बाई रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से फार्मूले होते हैं रैंक पे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये हमने बताया था, तो उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैंक ऑफ ए माइनस बी, ऐसा कोई रिजल्ट मैंने नहीं बताया था, क्योंकि रैंक ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ऐसा मैंने कोई रिजल्ट नहीं बताया था आपको, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक चीज़ हम लोगों ने और भी किया था, अभी में हमने किया था कि अगर ए का ऑर्डर कितना n है और रैंक ऑफ ए कितना है, n-2 या उससे कम है, n-2 या उससे कम है, तो एडजॉइंट का जो रैंक आएगा वो 0 आता है। एडजॉइंट का रैंक कितना आता है, 0 आता है। देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 4 है, और नहीं ए का ऑर्डर कितना, हाँ 4 है, और उसका रैंक कितना 2 है, 2 का मतलब n-2 हो गया ना, इसको अगर n बोले 4 को, तो यहाँ 2 का मतलब n-2 हो गया, तो अगर रैंक हो गया n-2 तो उसका एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट का रैंक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रैंक करते थे रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो ठीक हो जाता, बट यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ इन्होंने कहा 0 मैट्रिक्स आएगा, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर ले थर्ड ऑप्शन में कहना है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी।
अब देखिए जो रैंक ऑफ ए बी होता है, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ बी। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब रैंक ऑफ ए बी ए से भी छोटा होता है और बी से भी छोटा होता है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन तो जरूरी छोटा होगा। मतलब रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट है, इसमें ए और सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फोर्थ ऑप्शन को हम लोग फिर से विचार कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा एक बार फिर से विचार कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट चूंकि निकल गया, एक बार थोड़ा सा इसको और सावधानी से देख लेते हैं। डी ऑप्शन को कहा जा रहा कि ए का ऑर्डर कितना 4 है, ठीक है, 4/4 की मैट्रिक्स है, और ए का रैंक कितना है, 2 है। ए का रैंक 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 ऑर्डर का कोई माइनर तो मिलेगा नहीं। एडजॉइंट कैसे बनता है किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट कैसे बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए बनता है कि अगर मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की है, मान ली n ऑर्डर की है, तो यहाँ पे माइनर्स आते हैं ना, यहाँ पे को फैक्टर्स आते हैं, है ना। को फैक्टर्स का जैसे यहाँ पे क्या लिखा जाता है, C11, C12, C13 ऐसे करके लिखा जाता है, को फैक्टर्स लिखे जाते हैं। को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर अगर मैट्रिक्स हमारे n ऑर्डर की है तो जो हमारा को फैक्टर्स होता है वो n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने चूंकि कहा है कि इसका रैंक कितना है, 2 है, इन्होंने कहा कि ए का रैंक कितना 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 ऑर्डर के सारे माइनर और 4 ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट 0 0 0 0, सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो 0 0 का मतलब ये मैट्रिक्स जो बनेगी एडजॉइंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सी एंड डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा जा रहा कि द रैंक ऑफ ए m क्रॉस n मैट्रिक्स ए हैज़ प्रॉपर्टीज व्हाट। देखिए अगर ए का ऑर्डर है m/n, m रोज n कॉलम्स, तो इसका जो रैंक होता है वो इनके जो रोज और कॉलम्स जो छोटा नंबर उससे भी छोटा होता है। मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, जो भी रोज और कॉलम में जो छोटा है उससे भी छोटा या बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल मिनिमम ऑफ m, n, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम की बात की है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज n क्रॉस n नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ए हमारा n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अभी मैंने बताया कि इसका जो रैंक होगा इसमें रोज और कॉलम में जो छोटा है उससे भी छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, 1। देखिए रैंक हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 मैट्रिक्स होता है जिसका रैंक 0 होता है, और बाकी जो भी मैट्रिसेस हैं उनका रैंक 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कह दिया मैट्रिक्स कैसे नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो रैंक 0 तो नहीं होगा, और 0 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ n, 1। अब n निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो निगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब n ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या उससे बड़ा ही होगा। और तो इसका जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। इसका जो मिनिमम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 से छोटा तो नहीं ले सकते, क्योंकि 0 मैट्रिक्स तो है नहीं, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका रैंक एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी हमारी कैसी मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो होने से इसका रैंक 0 तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा, रैंक ऑफ ए बी के बारे में पूछ रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कमा रैंक ऑफ बी। तो इस फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए 1 है, रैंक ऑफ बी 1 है, तो 1 और 1 का मिनिमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गया। एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब एक फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी मैंने बताया था, मतलब एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, रैंक ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स वेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये फार्मूला बताया था। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो रैंक ऑफ ए बी विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, रैंक ऑफ ए कितना, 1 है,
रैंक ऑफ बी कितना 1 है, और पहले मैट्रिक्स किया ए मैट्रिक्स, उसमें कॉलम कितने 1 है, तो -1 लिखेंगे, यहाँ 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी क्या मिल गया मुझे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मिल गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ से पहले क्वेश्चन रैंक ऑफ ए बी लेस देन आर इक्वल टू 1, दोनों को मिला दें तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, कह जरा पी एंड क्यू आर द टू रियल मैट्रिसेस ऑफ साइज 4x6, ठीक है, एंड 5x4 रेस्पेक्टिवली, रैंक ऑफ क्यू इज इक्वल टू 4, रैंक ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू 2, देन रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू वाट। ये पूछ रहे रैंक ऑफ पी कितना होगा। ठीक है, इन्होंने रैंक ऑफ क्यू पी दिया है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए रैंक ऑफ क्यू पी क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम ऑफ लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू पी विल बी इक्वल लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू कॉमा रैंक ऑफ पी। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ क्यू हमको दिया था, है ना, रैंक ऑफ क्यू कितना है 4 है, तो 4, और रैंक ऑफ पी तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, दिस, और रैंक ऑफ क्यू पी कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि रैंक ऑफ पी हमारा क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होगा। कैसे होगा जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं रैंक ऑफ पी 1 रख दूँ, तो क्या 4 और 1 का मिनिमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या 2 लेस देन 1 सेटिस्फाई होगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने रैंक ऑफ पी लिख दिया 1, यहाँ 1 ले, तो क्या ऊपर वाली इनइक्वलिटी में काम चलेगा, क्या मिलेगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,1, 4,1 का मिनिमम कितना आ जाएगा 1, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, क्या ये सही है, नहीं है, तो रैंक ऑफ पी 1 नहीं हो सकता। क्या रैंक ऑफ पी 2 हो सकता है, देखते हैं, क्या रैंक ऑफ पी 2 हो सकता है, अगर 2 होगा तो क्या होगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,2, 4,2 का मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 सही है, ये चलेगा, रैंक ऑफ पी 2 हो सकता है। क्या रैंक ऑफ पी 3 हो सकता है, क्या रैंक ऑफ पी 3 हो सकता है, ठीक है, तो रैंक ऑफ पी अगर 3 लेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,3, ठीक है, तो 4 और 3 का मिनिमम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 सही है। इसका मतलब यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि ये 2 लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4 कामा रैंक ऑफ पी, इसका मतलब जो रैंक ऑफ पी होगा, रैंक ऑफ पी वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, रैंक ऑफ पी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, अच्छा अब फ्रोबेनियस इनइक्वलिटी एक बार लगाते हैं। फ्रोबेनियस इनइक्वलिटी ये है कि रैंक ऑफ क्यू पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू प्लस रैंक ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स क्यू। क्यू का ऑर्डर कितना है, क्यू का ऑर्डर 5x4, तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अच्छा रैंक ऑफ क्यू पी कितना दिया है, 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू कितना दिया, 4 प्लस रैंक ऑफ पी तो मुझे निकालना है और -4, 4 -4 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रैंक ऑफ पी आ गया लेस देन आर इक्वल टू 2, तो रैंक ऑफ पी लेस देन आर इक्वल टू 2, और यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला था, रैंक ऑफ पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यहाँ से रैंक ऑफ पी हमारे पास कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ पी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में रैंक ऑफ पी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन IIT JAM 2015 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और रैंक वाला टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।